हेलो एवरीवन। देखिए, हमारी लास्ट वीडियो में हमने हु इज़ हिंदू और सोर्सेज ऑफ हिंदू है वो कवर कर लिया। जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ये जो एक्ट है ये किस बारे में बात करता है और इसका बेस क्या है। तो वो दोनों वीडियोस देखनी आपको इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बेसिक है वो पता लग जाएंगे। आज की वीडियो से हम जो बेयर एक्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में हमारे पास आया था। एक से लेके 4 सेक्शन है वो आपको इस एक्ट के अगर ये आप याद करेंगे तो अगले जो 3 एक्ट है उनके आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मतलब वही सिमिलर जो सेक्शन है वो वहाँ दिए गए हैं। तो आप जो है इनको साडो ट्रिक से याद रख सकते हैं। एस से शॉर्ट टाइटल है, ए से एप्लीकेशन है, डी से डेफिनेशन है और ओ से ओवरराइडिंग है। 1 से लेके 7 है और तीनों एक्ट के सिमिलर है। तीनों एक्ट कौन से? आगे का जो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे उसमें भी सेम है, माइनॉरिटी गार्जियनशिप में भी सेम है और अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में भी सेम है। तो ये आपको 1 से 4 यहाँ तक याद रखने हैं। देखिए, ये जो चारों सेक्शन है ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि हिंदू मैरिज है उसका नेचर क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंटल मानी जाती है। तो देखिए, 1955 से पहले इसको प्योरली सैक्रामेंटल है वो माना जाता था। मतलब ये परमानेंट यूनियन माना जाता था। मतलब एक बार आपकी शादी हो गई तो 7 जन्मों तक आपकी शादी हो गई, ऐसा माना जाता था उस टाइम। 1955 से 1976 से ये क्वासी सैक्रामेंटल हो गया, जहाँ पे जो ब्राइड की जो एज है वो 15 हो गई, ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो 18 हो गई। यहाँ पर सैक्रामेंटल इसको माना गया था। पर 1976 के बाद में ये क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल बन गई, जहाँ पर जो एज है ब्राइड की वो 18 है और ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो 21 है। इसमें क्रूअल्टी, डिजर्शन जैसे कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड हो गए। पर सैक्रामेंटल के कुछ एलिमेंट्स इसमें फिर भी है, जैसे कि कस्टम हुआ जो 29 के अंदर दिया गया है। जैसे 7 सेक्शन के अंदर सेरेमनीज है कि हिंदू लोग में, हिंदू मैरिज में क्या-क्या सेरेमनीज है, तो वो 7 सेक्शन में दिया गया है। तो सैक्रामेंटल के कुछ एलिमेंट्स अभी भी इसके अंदर हैं। अब देखिए, सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्रेम्बल है वो बात करता है टू अमेंड एंड कोडिफाई। एक्ट नंबर जो है वो 25 है 1955 का, और एसेंट डेट जो आई थी वो 18 मई 1955 को आई थी। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लेक्स ऑफ डोमिसिली है, मतलब लॉ ऑफ डोमिसाइल है, जो यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन पे ये अप्लाई होगा। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है? शोर्ट टाइटल एक्सटेंड। पूरे इंडिया पे ये जो है एक्सटेंड होगा। जम्मू एंड कश्मीर का प्रोविजन एक्ट नंबर 34 2019 के बाद हट गया है, तो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। सारे जो हिंदूज है जो डोमिसाइल है इंडिया के अंदर, उन पे ये अप्लाई होगा। और आउटसाइड इंडिया पर, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ का हिंदू है और बाहर जाकर, फॉरेन जाकर शादी करता है, तो उस पे भी ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। देखिए, डोमिसाइल है उससे रिलेटेड हमारे पास 2 केस लॉ है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं तो आप ये दोनों केस लॉ मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सीबीआई वर्सेस रामनारायण, जिसके अंदर बात करी गई है इंटेंशन ऑफ सेटलिंग डाउन। जिसका मतलब होता है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं है बाहर जाकर सेटल डाउन होने का, तो आप यहीं के डोमिसाइल रहेंगे। मान लीजिए आप कोई बाहर जा रहे हैं, कोई घूमने के पर्पज से या किसी बिजनेस के पर्पज से, तो फिर डोमिसाइल आप यहीं के रहने वाले हैं। मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, तभी आपको वहाँ की डोमिसाइल मिलने वाली है। देखिए, दूसरा केस है सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर राजनी, 2013 में हमारे पास आया था, जिसके अंदर डोमिसाइल के 2 एसेंशियल एलिमेंट बताए थे, जिसमें आता है फैक्टम ऑफ रेजिडेंस और इंटेंशन टू रिसाइड। मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए वहाँ रिसाइड करने के लिए, या नॉर्मली आप घूमने फिरने के पर्पज से जा रहे हैं तो फिर आप नहीं माने जाएंगे। इंटेंशन अगर आपका वहां जाके रिसाइड होने का है तभी माना जाएगा। सेक्शन 2 देखिए, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, जो बात करता है कि किस किस पर ये एप्लीकेशन है वो अप्लाई होता है। देखिए, पिछली वीडियो में वीडियो थी एक जिसपे हु इज हिंदू की वाली जो वीडियो है, उसमें साफ पूरे सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं कि कौन लोग हैं जो हिंदू में आते हैं और कौन लोग हैं जो हिंदू में नहीं आते हैं। तो जो लोग हिंदू में आते हैं सिर्फ उन पे हिंदू लॉ है वो अप्लाई होने वाला है। देखिए, हिंदूज पे अप्लाई होगा सबसे पहली बात, और सारे हिंदूज पे अप्लाई नहीं भी होगा। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो एग्जाम्प्ट होते हैं इस लॉ से, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि एसटी जो है उन पे हिंदूज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे हिंदू नहीं है, जैसे कि बुद्ध है वो हिंदू नहीं है पर उन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। तो देखिए, हम देखते हैं सेक्शन 2 जो है उसका क्लोज 1 बात करता है जो हिंदू बाई रिलीजन है, जैसे कि वीरा सीवा हुआ, लिंगायत हुआ, आर्य समाज हुआ, ब्रह्मो समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ। तो इन सब पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग हिंदू के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ये सारे हिंदू कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में जो लोग बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, वो भी हिंदूज के अंदर आएंगे, क्योंकि ये भी सारे जो एलिमेंट्स हैं हिंदू के उनको फॉलो करते हैं। अब उसके बाद में वो पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जू नहीं है, इनके अलावा जो बचे हुए सारे हैं वो सारे भी हिंदू के अंदर आएंगे। और जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रूव कर दे कि ये एक्ट तो मेरे पे अप्लाई नहीं होता, वो भी हिंदू में नहीं आएंगे। बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो हिंदू आएंगे।
अब देखिए सबसे पहले कि हिंदू फिर हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हिंदू कौन है? तो सबसे पहले जिसके दोनों मम्मी-पापा हिंदू है तो वो पर्सन हिंदू हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए किसी के मम्मी-पापा अलग-अलग धर्म से हैं, मान लीजिए मम्मी है वो हिंदू है और फादर जो है वो मुस्लिम है, तो अब इनमें इनका जो बेटा होगा वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन से धर्म से है? तो देखिए, अगर दोनों ही पेरेंट्स हैं वो अलग-अलग धर्म से हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, मतलब वो एज़ ब्रॉट अप कैसे हुआ है। अगर वो हिंदू रीति-रिवाज से बड़ा हुआ है तो वो हिंदू हो जाएगा और अगर वो मुस्लिम रीति-रिवाजों से बड़ा हुआ है तो मुस्लिम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि वो उसकी अपब्रिंगिंग किस कम्युनिटी में हुई है, वो ही उसको मिल जाएगा। फिर आता है कन्वर्जन से भी हिंदू बन सकता है और रिकन्वर्ट से भी हिंदू बन सकता है। देखिए, हिंदू से मान लें मुसलमान बना, तो हिंदू से मुस्लिम बना, तो ये हो गया कन्वर्जन और मुस्लिम से वापस हिंदू बन गया, तो ये हो गया रिकन्वर्जन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से भी आप हिंदू बन सकते हैं। तो हिंदू कैसे बनेंगे? या तो दोनों के पेरेंट्स हिंदू हो या दोनों के पेरेंट्स हिंदू नहीं है, तो ये देखेंगे कि चाइल्ड कैसे बड़ा हुआ है और कन्वर्जन और रिकन्वर्जन के कॉन्सेप्ट से भी हिंदू है वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है पेरूमल वर्सेस पुन्नास्वामी। अगर आप हु इज हिंदू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है ये पेरूमल वर्सेस पुन्नास्वामी। इसके फैक्ट्स हमने पिछली वीडियो में कवर भी करे थे। पेरूमल वर्सेस पुन्नास्वामी में कन्वर्जन में आपका इंटेंशन देखा जाएगा और कंडक्ट देखा जाएगा और आपकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कम्युनिटी द्वारा, तो ये चीजें इसमें देखी जाएगी। फिर मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी का केस आता जिसमें फिरोज गांधी थे वो फारसी थे और जो इंदिरा गांधी थी वो हिंदू थी। इनके जो बच्चे हुए तो इन मेनका गांधी बोलते हैं कि इनकी शादी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है वो देखिए, अगर हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग होता है तो वन थर्ड मिलेगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो वन हाफ मिलेगी। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इसमें हुआ था इस केस में। देखिए, जब भी कोई शादी होगी और अगर मान लीजिए वो शादी 2 धर्म में है, मतलब एक मान लीजिए कोई और धर्म से है और एक किसी और धर्म से है, तो इन दोनों ये की शादी जो होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। पर इनका जो बच्चा पैदा होगा वो हिंदू है या नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए हम इस वाले एक्ट में वापस आएँगे। अब जैसे ये संजय गांधी है, इसका रिलीजन क्या होगा? तो इसका रिलीजन ऐसे बताया गया था कि ये हिंदू रीति-रिवाजों से बड़ा हुआ था, इसका इसका धर्म हिंदू है। तो सिर्फ ये देखने के लिए देखिए ये केस लॉ सिर्फ इसलिए है कि आपको समझाने के लिए। तो इस केस लॉ में 2 चीज़ें दी गई है कि दोनों के धर्म अलग होंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी है और अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि हिंदू माना गया है वो क्योंकि हिंदू रीति-रिवाजों से बड़ा हुआ है तो हिंदू मैरिज एक्ट लग जाएगा। अब देखिए जो क्लोज टू है वो बात करता है कि हिंदू मैरिज एक्ट है वो अप्लाई किन पे नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। शेड्यूल ट्राइब जो है, जो कि आर्टिकल 366 क्लोज 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं उन पे एचएमए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो लोग खुद अपने कस्टम और यूजेज जो कस्टम और यूजेज है उनके उनसे गवर्न होते हैं। पर अगर इसका एक्सेप्शन भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो हो सकते हैं, अदरवाइज जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब उसके बाद में जो क्लोज 3 है वो बात करता है हिंदू, तो बाय रिलीजन जो हिंदू है उस पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगला जो पार्ट है वो बात करता है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। सेक्शन 3 सबसे पहली डेफिनेशन कस्टम एंड यूजेस की आती है। देखिए कस्टम और यूजेस के अंदर कस्टम क्या होता है? जो बहुत ही कंटिन्यूअसली यूज आ रहा है, लंबे टाइम से जो यूज आ रहा है उसको हम कस्टम कहते हैं। कंटिन्यूअसली यूज कोई भी रस्म हुई वो बहुत लंबे टाइम से यूज आ रही है तो उसको हम कस्टम कहते हैं। कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, यूनिफॉर्मली उसको सब ऑब्जर्व कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम से वो चली आ रही है, एंशियंट टाइम से वो चली आ रही है और ऑब्टेन्ड हुई है वो बाय किसी ट्राइब से, लोकल एरिया से, किसी कम्युनिटी से उसको ऑब्टेन करा गया है, तो फिर वो कस्टम है। पर देखिए इसका प्रोविजन में ये लिखा गया है कि वो सर्टेन होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए और किसी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करी हुई होनी चाहिए। तो ये चीजें इसके अंदर देखी जाएगी। अब देखिए अगली डेफिनेशन जो आती है वो आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंक्लूड होगा सिटी सिविल कोर्ट है वो आएगा किसी भी एरिया का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आगे की जो डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए बेटा है, बेटे के फादर, फादर के मतलब दादा और ये हो गए परदादा। अब ये परदादा ये इस सन के क्या होंगे? एंसेस्टर हो गए। पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि जो चीज़ सन से ऊपर की तरफ मतलब सन से फादर, फादर से दादा, दादा से परदादा ये जा रही है, वो हो जाती है असेंडेंट
और जो नीचे की तरफ आ रही है वो हो जाती है डिसेंडेंट। तो असेंडेंट और डिसेंडेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऊपर की तरफ जनरेशन चल रही है उनको हम असेंडेंट बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ आ रही है उनको डिसेंडेंट बोलते हैं। हमारे पूर्वज ये हो गए जो कि दादा परदादा है, ये इनको हमारे पूर्वज एंसेस्टर जो होते हैं। अब देखिए सी क्लोज में हमारा फुल ब्लड और हाफ ब्लड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सी सबसे पहले क्लोज नंबर ध्यान रखना है, और फुल ब्लड क्या होते हैं, हाफ ब्लड क्या होता है, यूट्राइन ब्लड क्या होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखने। देखिए दो पर्सन है, एक है डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंचेस्टर बाय सेम वाइफ। तो डिसेंडेंट कौन होते हैं, जो नीचे की तरफ आते हैं। कॉमन एंचेस्टर है और सेम वाइफ है। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, दो बेटे हैं, तो दोनों आपस में फुल ब्लड से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए आप मम्मी पापा है और आप दोनों भाई भाई हैं, तो आप दोनों भाई 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 जो है वो आपस में फुल ब्लड से रिलेटेड होंगे। उसके बाद में देखिए दूसरा जो आता है वो आता है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड कौन सा होता है, मान लीजिए हस्बैंड एक ही है पर वाइफ दो है, वाइफ वन और वाइफ टू। तो वाइफ वन से जो बेटा होगा वो S1 है, वाइफ टू से जो बेटा हुआ है वो S2 है। तो ये दोनों आपस में जो लिंक होंगे वो हाफ ब्लड से लिंक होंगे। देखिए एक मान लीजिए फादर है और उनकी दो वाइफ है, तो दो मम्मियां हैं, तो दोनों मम्मियों के जो बेटे होंगे वो आपस में हाफ ब्लड होंगे, तो ऐसे ध्यान रखना है। यूट्राइन ब्लड जो है जिसके अंदर कॉमन एंचेस्टर होंगे बट डिफरेंट हस्बैंड होंगे, मतलब वाइफ एक ही है पर हस्बैंड दो है, तो हस्बैंड वन से जो बेटा होगा और हस्बैंड टू से जो बेटा होगा, ये दोनों आपस में यूट्राइन ब्लड से रिलेटेड है। मतलब मम्मी एक ही है, फादर दो है, और दोनों के जो बेटे हैं वो आपस में यूट्राइन ब्लड है। तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एंचेस्टर होगा उसमें फादर इंक्लूडेड है, और एंचेस्टर्स जो है उसमें मदर इंक्लूड है। फिर ई के अंदर आता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय द प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट हो गया। उसके बाद में एफ जो है वो बात करता है सपिंडाज रिलेशनशिप। देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेक्शन ये क्लोज नंबर याद रखना है, एफ के अंदर आता है, और कौन सी जनरेशन होती है ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए 3 जनरेशन हम छोड़ते हैं मदर की तरफ से, और 5 जनरेशन हम छोड़ते हैं फादर की तरफ से, मतलब कि इन जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते। देखिए इसको ऐसे समझिए, सन है वो काउंट होगा, मतलब आप खुद है वो काउंट होंगे। सन है, डॉटर है, तो अगर आपके फादर है और फादर मतलब फादर हुए, पिता हुए, फिर दादा हुए, फिर परदादा हुए, फिर परदादा हुए, तो ये जो होंगे इनके 5 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते। और मम्मी जो है उनके साइड में 3 जनरेशन, मतलब आपकी मम्मी और आपकी नानी, तो 3 जनरेशन हो गए आप मिलाकर, तो इसमें आप शादी नहीं कर सकते। इसमें अगर आपने शादी करी तो वो शादी वॉइड मानी जाएगी। अब उसके बाद में देखिए 2 पर्सन है वो सपिंडास होते हैं एक दूसरे के, अगर वो लीनियन असेंडेंट है जो कि यहाँ मेंशन किए गए। पर मान लीजिए अगर चाचा मामा बुआ मौसी ये सब आते हैं तो ये नहीं होंगे, आपके फादर की जो उसमें चलेगी, जैसे कि फादर हुए, दादा हुए, परदादा हुए, उसी में माने जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके बाद में जी जो है, जी क्लोज के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आता है। इन दोनों के क्लोज नंबर ध्यान रखने आते हैं, रखने होते हैं। एफ के अंदर जो सपिंडाज है और जी के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी अगर आप शादी करते हैं तो भी वो वॉइड होती है, आप उसमें शादी नहीं कर सकते। 2 पर्सन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कब आएंगे, देखिए सबसे पहले अगर लीनियन असेंडेंट है किसी और का, मतलब किसी और का, तो आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि सन हुआ तो अपनी मम्मी से शादी नहीं कर सकता है। फिर हम तो ये कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पर ऐसी डिस्क्राइब है जहां पर आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि वाइफ अगर है लीनियन असेंडेंट की, हस्बैंड अगर है लीनियन असेंडेंट का, वाइफ ऑफ लीनियन असेंडेंट ऑफ अदर, हस्बैंड है लीनियन डिसेंडेंट का, तो दोनों असेंडेंट मतलब ऊपर की तरफ भी चलेगी और डिसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ भी चलेगी। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बेटा है, सन है, तो सन जो है वो अपनी वाइफ से नहीं, सन जो है वो अपनी मम्मी से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मम्मी की मम्मी मतलब नानी से शादी नहीं कर सकता, और पर नानी से शादी नहीं कर सकता है। तो ये जो ऐसे फॉर्म चली आ रही है इसमें ये शादी नहीं कर सकता है। फिर जो डॉटर जो है वो सेम ऐसा ही होगा कि हस्बैंड, देखिए डॉटर जो है वो अपने पिता से शादी नहीं कर सकती, फिर अपने दादा से शादी नहीं कर सकती, फिर दादा से शादी नहीं कर सकती। अब देखिए एक थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सुनने में भी अजीब लगता है कि कोई अपनी मम्मी से कैसे शादी करेगा, पर ये इनको इंक्लूड किया गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि वाइफ, जैसे मान लीजिए फादर है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, स्टेप मदर है, तो वो उनसे भी शादी नहीं कर सकता है। तो इन जो डिग्रीज है इनको प्रोहिबिट किया गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट जो ऊपर की तरफ चल रहा है सेम नीचे की तरफ चलेगा। जैसे कि बॉय है वो अपनी बेटे की जो बहू है उससे शादी नहीं कर सकता, फिर अपने पड़पोते की बहू से शादी नहीं कर सकता, उससे भी जो है तीन इसमें शादी नहीं कर सकता। गर्ल है तो वो अपने डॉटर के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, फिर अपनी जो पोती है उसके हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, और पड़पोती के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। तो ये जो रिलेशनशिप्स है इनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप इन रिलेशनशिप्स के अंदर शादी नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में देखिए कुछ रिलेशनशिप्स और दी गई है, जैसे कि भाई वाइफ, अगर भाई की वाइफ है उससे शादी नहीं होगी, फादर मतलब चाचा है उनसे नहीं होगी, मामा से नहीं होगी, नाना और दादा से नहीं होगी, नानी और दादी से नहीं होगी। तो ये जो रिलेशनशिप है इनको भी प्रोहिबिट किया गया है।
अब उसमें देखिए भाई-बहन है वो आपस में शादी नहीं कर सकते, अंकल नीज़ है वो शादी नहीं कर सकते, आंट नेफ्यू है वो शादी नहीं कर सकते और अगर बच्चे हैं आपस भाई-बहन के अगर आप बच्चे हुए तो वो भाई-बहन के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, 2 भाइयों के 2 सिस्टर के, तो ये सारे भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो इनमें भी आप शादी नहीं कर सकते। अब देखिए ये जो पूरी अपन ने कहानी समझी है, इसके अंदर जो भाई-बहन होंगे वो चाहे हाफ ब्लड के हो, यूट्राइन ब्लड के हो, फुल फुल ब्लड के हो, कोई मतलब नहीं है, सारे इंक्लूडेड है। तो हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूट्राइन ब्लड सारे इंक्लूड होंगे। इलिजिटिमेट हो चाहे लिजिटिमेट हो ब्लड रिलेशनशिप में वो भी इंक्लूडेड है। कोई फ़र्क नहीं है कि ये इसको हटा दिया या इसको इंक्लूड कर लो, जितने भी बच्चे हैं सब इंक्लूड होंगे। अगर कोई अडॉप्शन से है या फिर ब्लड से ये भी फ़र्क नहीं पड़ता, अडॉप्शन वाले, ब्लड वाले ये भी इंक्लूड होंगे, इलिजिटिमेट, लिजिटिमेट ये भी इंक्लूड होंगे, हाफ यूटेराइन, फुल ब्लड ये सारे भी इंक्लूड होंगे। अब देखिए 4th सेक्शन हमारे पास आता है ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट। ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट का जो ये सेक्शन है इसमें आपको इतना सा समझना है कि देखिए ये जो एक्ट आया था तो उससे पहले भी चीज़ें चली आ रही थी। तो वो जो चीज़ें चली आ रही थी, वो अगर इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट काम कर रही है, तो वो सीज़ हो जाएगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर। मतलब ये जो एक्ट आया था, उससे पहले भी जो चीज़ें चली आ रही थी, तो वो चीज़ें अगर इस एक्ट के आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इनकंसिस्टेंट है उस पहले वाली चीज़ के, तो वो सीज़ हो जाएँगी। तो ये सेक्शन 4 तक हमने क कंप्लीट कर लिया। इससे के आगे का जो सेक्शन है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।